गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा को कुदाल और हल के महत्वपूर्ण बिंदु से आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कुदाल जो है वो पहाड़िया लोगों के लिए और हल संथालों के लिए उपयोग में लाया जाता था। अभी तक हमने बंगाल जो हमारा क्षेत्र था बड़ा ही विस्तृत था और मैदान था, और मैदानों में जो खेती की जाती थी वो होती थी स्थायी। अभी हम स्थायी खेती के बारे में जान रहे थे। अब हमने हमारा रुख किया है पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। कौन से क्षेत्रों की ओर? पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था? पहाड़िया बोला जाता था। इन क्षेत्रों के अंदर जो खेती होती थी उस खेती का नाम था झूम खेती। बता देता हूं क्या होती है। जब किसी क्षेत्र के एक हिस्से के वनों को काटकर वह जलाकर उसकी राख को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर खेती करना झूम खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। जब हम किसी भी विशेष क्षेत्र के किसी एक हिस्से के वनों को साफ कर देते हैं, उन वनों के जो पत्ते होते हैं, उनकी लकड़ियां होती हैं, उनको आग लगा देते हैं, उसके बाद में जो राख वहां बच जाती है उसको भूमि के अंदर मिला लिया जाता है मिट्टी में। इससे पोटास की मात्रा बढ़ जाती है। इससे भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो हम उस झूम खेती करने वाले क्षेत्र के बारे में यहाँ पर जानेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? राजमहल की पहाड़ियों की। किसकी बात करेंगे? राजमहल की पहाड़ियों की। ये मध्य भारत में स्थित है। जो आज का हमारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र के अंदर ये आता है। तो हम यहाँ बात करेंगे बुकानन। ये जो सारे विवरण हमें मिल रहे हैं ये किसने दिए थे? बुकानन ने दिए थे। और बुकानन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी होता था। हम थोड़ा बहुत यहाँ जानेंगे, कई बार ये प्रश्न आ जाता है बुकानन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बुकानन जो है एक चिकित्सक था और भारत आया था, और बंगाल के अंदर इसने चिकित्सा सेवा का कार्य किया। और वहाँ ये कुछ वर्षों तक जो है गवर्नर जनरल डलहौजी का भी जो है शल्य चिकित्सक बन के रहा। और कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता के अंदर एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। और वो थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी भी रहे। और बंगाल सरकार के अनुरोध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो भूमि थी उसका उन्होंने सर्वेक्षण किया। और 1815 में ये बीमार हुए और इंग्लैंड चले गए। और अपनी माता की मृत्यु के बाद वे उसकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके नाम पर हैमिल्टन को अपना लिया। तो इसलिए अक्सर इसको जो है बुकानन हैमिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले पहाड़िया लोगों की कि वो पहाड़िया लोग कौन थे। 19वीं शताब्दी के अंदर जब पहाड़िया क्षेत्र के अंदर बुकानन यात्रा करने के लिए गया तो वो जो पहाड़ियां थी वो बड़ी खतरनाक थी, दुर्गम थी। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है जाने से क्या करता था? डरता था, क्योंकि दुर्गम थी, एक बहुत खतरनाक इलाका था और कोई भी यात्री यहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बुकानन वहां भी गया और उसने वहां के निवासियों के व्यवहार को बड़ा शत्रुतापूर्ण पाया। जब उसने लोगों से बात की तो वहां के लोगों ने बताया कि वो लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति बहुत ज़्यादा क्या है, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और वो किसी भी तरीके से बात करने के लिए बुकानन से तैयार नहीं थे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जब बुकानन वहां आता था तो वो अपने घर बार को छोड़कर भी चले जाते थे। अब ये पहाड़िया लोग कौन थे, पहले हम उनके बारे में जानेंगे। ये बुकानन से इतने आशंकित क्यों थे, ये क्या कारण था, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो बुकानन के जो हमें
पत्र मिलते हैं, उसके अंदर इन लोगों की जो दशा दिखाई गई है बड़ी ही तरस खाने वाली थी। उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि जहां जहां भी उसने भ्रमण किया, जिन लोगों से मुलाकात की, उनके रीति रिवाजों को देखा, तो उसकी जो पत्रिका है हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत से प्रश्न खड़े कर देती है। लेकिन हमेशा यह उत्तर देने के अंदर क्या नहीं होती है, सहायक नहीं होती। उन पत्रिकाओं के अंदर इनके उत्तर हमें नहीं मिलते हैं। उसकी जो डायरी है वो हमें केवल महत्वपूर्ण समय के केवल एक क्षण के बारे में बताती है। लंबे इतिहास को अगर हमें जानना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इतिहासकारों के रिकॉर्डों की ओर जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? राजस्व अभिलेख। सबसे ज्यादा इतिहासकार जो है किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? राजस्व अभिलेखों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और यदि हम उन राजस्व अभिलेखों को देखेंगे तो हम जानेंगे कि पहाड़िया लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। अभी मैंने जैसे ही हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया भी था कि राजमहल की पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोग जो वहां की जो प्राकृतिक जो संसाधन थे उससे जो अपनी आजीविका अपनाते थे, अपनी आजीविका को पूर्ण करते थे, अपना भरण पोषण करते थे, उन लोगों को पहाड़िया लोग कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे? जंगल के अंदर अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि झूम खेती किसे कहते हैं, तो ये जमीन के छोटे छोटे जो हिस्से होते थे, उनकी जो झाड़ियां होती थी उनको काट लेते थे, घास फूस होता था उसको जला देते थे, जमीन को साफ कर लेते थे। राख के अंदर जो पोटास होती थी वो जमीन को उपजाऊ बनाती थी। और ये लोग जो है जमीन को ऊपर से कुरचने के लिए सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था किस यंत्र का इस्तेमाल करते थे? कुदाल का इस्तेमाल करते थे। इससे ऊपर की जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे और कई वर्षों तक उस साफ की गई जमीन के ऊपर खेती करते थे। और उसके बाद में जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी तो फिर क्या करते थे? उस जमीन को तो खाली छोड़ देते थे और उसके बाद में आगे की जो जमीन है उसमें चले जाते थे। और वहां पर जाने के बाद भी क्या करते थे? उस जमीन को साफ करते थे, वहां खेती करना शुरू करते थे। तब तक जो पीछे की भूमि इसने खाली छोड़ी थी उस पर वृक्ष उग आते थे, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी, फिर उसको साफ कर लिया जाता था। इसके अलावा ये लोग जो है खाने के लिए महुआ का फल का इस्तेमाल करते थे। महुआ का एक पेड़ होता है, बड़ा इसका वर्णन किया जाता है। इसके अलावा ये लोग बेचने के लिए रेशम का कोया, रेशम का जो कीड़ा है उससे जो कोया निकलता था उसको बेचते थे। इसके अलावा ये लकड़ी को जो है क्या करते थे? एक गड्ढे के अंदर जो है दबा करके उसके अंदर जो है चिंगारी डाल देते थे और काठ कोयला बना लेते थे। उसके लिए ये लकड़ियां इकट्ठी करते थे। इसके अलावा पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या प्रति जमीन के ऊपर जो घास फूस की जो हरी सी चादर बिछ जाती थी उसके ऊपर ये लोग क्या करते थे? अपने पशुओं को चराते थे। ये इनकी आजीविका थी। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, झूम खेती करते थे, काठ कोयला बनाते थे, रेशम के कीड़े पालते थे, इससे अपनी आजीविका चलाते थे। और इनकी जो जिंदगी है वो जंगल से बड़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। और ये लोग क्या करते थे? इमली के जो पेड़ होते थे उनके बीच में अपनी झोपड़ियां बना लेते थे। आम की जो पेड़ होती थी उनकी छाया में लोग आराम करते थे। और जिस क्षेत्र में ये रहते थे उस पूरे प्रदेश की भूमि को ही अपनी क्या मानते थे? निजी भूमि मानते थे। ये इनका जीवन था जब तक इनके जीवन के ऊपर किसकी काली छाया नहीं पड़ती है? उपनिवेश की। किसकी काली छाया नहीं पड़ती है? उपनिवेश की। ये बड़ी आसानी से खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। इनके बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती थी तो इनके मुखिया उस लड़ाई को निपटा देते थे। तो इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बना करके पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर भी आक्रमण करते थे। क्यों करते थे? वो ये चाहते थे कि उनके आसपास में जो स्थायी लोग खेती करते हैं वो कहीं आकर के इनके क्षेत्रों पर कब्जा ना कर ले। इसलिए जो किसान एक स्थान पर बस करके खेती बाड़ी करते थे वहां पर ये ज्यादातर आक्रमण करते थे। और वो आक्रमण कब करते थे? जब अकाल पड़ जाता था, इनके पास खाने के लिए जब अन्न नहीं होता था तो ये लोग मैदानों में आ जाते थे, किसानों से उनका अन्न छीनते थे और वापिस कहाँ चले जाते थे? पहाड़ों में चले जाते थे। इसके अलावा इनका एक उद्देश्य और भी होता था। ये जो स्थानीय जो किसान होते थे उनको अपनी हदों में रोकना चाहते थे ताकि वो लोग इन पहाड़ी क्षेत्रों पर आकर के भी क्या ना कर ले? कब्जा ना कर ले। इसलिए जमींदार जो होते थे वो समय समय पर कि उनकी फसलों को ये बर्बाद ना कर दे, उनकी फसलों को ये छीन कर ना ले जाएं, तो जमींदार इनके साथ समझौता कर लेते थे और इन्हें नियमित रूप से क्या देते थे? कर देते थे, जिसको क्या बोला जाता था? खिराज बोला जाता था। और इसके बदले में फिर क्या होता था? जो भी व्यापारी इन पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता था
या जो भी जमींदार अपने अनाज को लेकर इन क्षेत्रों से गुजरता था तो उनको कोई भी लूटता नहीं था। अपनी उस लूट से बचाने के लिए पहले ही जमींदार क्या करते थे, उन्हें खिराज के रूप में क्या देते थे, कर दे देते थे। और दूसरा जो होता था, एक पथकर भी लिया जाता था। जिन रास्तों से ये मुखिया लोग होकर के गुजरते थे, जो व्यापारी, वो उन रास्तों पर जाने के लिए बदले में इन्हें क्या दे देते थे, टैक्स दे देते थे। तो इस प्रकार कुछ ले दे करके शांति जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती थी, क्योंकि कोई एक वर्ग का मुखिया अगर कर ले लेता था तो दूसरे वर्ग के मुखिया उसका विरोध करना शुरू कर देते थे। तो 18वीं शताब्दी के अंतर आकर के इस प्रकार की जो शांति व्यवस्था थी वो क्या हो गई, भंग हो गई। और अंग्रेजों ने भी फिर क्या किया, जो जंगलों की जो कटाई थी उसका काम शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि जो वन क्षेत्र है उसके ऊपर जो संपदा है वो बेकार है, क्योंकि उस भूमि से कोई भी राजस्व की आय नहीं होती। तो वो चाहते थे कि कृषि भूमि का विस्तार किया जाए, और कृषि भूमि का विस्तार होगा तभी उनके राजस्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी, राजस्व में। राजस्व में जो वृद्धि है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि भूमि का विस्तार। कृषि भूमि का विस्तार कैसे होगा, कृषि भूमि का विस्तार होगा जंगलों की कटाई से। उन जंगलों में कौन रहते थे, पहाड़िया लोग रहते थे। तो जब जंगलों की कटाई की जाएगी तो उनकी जो जीवन शैली है वो प्रभावित होगी। यही वो समय था, यही वो क्या था, समय था, क्योंकि जिस जमीन के ऊपर पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन बहुत क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इन वनों को साफ करना शुरू कर दिया। इस उसके अंदर जो है निर्यात की जाने वाली सारी फसलें जो है वो बोई जाने लगी। और जंगलों को जो है अंग्रेज क्या मानते थे, उज्जड़ मानते थे। उसके अंदर रहने वाले लोगों को क्या मानते थे, असभ्य मानते थे। इसमें रहने वाले लोग असभ्य हैं, जंगली हैं, बर्बर है, क्रूर है। और उन्होंने कहा था इन लोगों के ऊपर शासन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, जंगलों का सफाया करके वहां स्थायी कृषि करने की कोशिश की। लेकिन जो जंगली लोग हैं उनको पालतू और सभ्य बनाना होगा, और उनसे क्या करना होगा, वो जो शिकार करते हैं वो छुड़वा करके और उन्हें खेती के धंधे में लगाना होगा। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, राजी करना होगा। और जैसे जैसे कृषि क्षेत्र का विस्तार होता गया वैसे वैसे जंगल और चारागाह क्या हो गए, सिमटते चले गए। जैसा कि हमने वन्य समाज और उपनिवेशवाद 9वीं कक्षा में पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो इससे क्या हुआ, पहाड़िया लोगों और स्थायी जो खेतीहर थे उनके बीच में झगड़ा तेज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहाड़िया लोगों की जो संपदा थी अब वो किसके नियंत्रण में जानी शुरू होगी, स्थायी लोगों के। जो स्थायी रूप से खेती करते थे उन लोगों के पास जानी शुरू हो गई। तो पहाड़ी लोग पहले तो अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलते थे पहले, लेकिन अब तो उन्होंने क्या किया, ग्रामीणों से अनाज और पशु छीन झपटकर हर रोज ले जाना शुरू कर दिए। इस कारण औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर के इन पहाड़ियों पर काबू करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर काबू पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लड़ करके और भाग जाते थे, भाग करके जंगलों में जाकर के छुप जाते थे, और उनको वहां पर ढूंढना बहुत क्या था, मुश्किल था। इसलिए ब्रिटेन के अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल करने के लिए, इनके अंदर रहने वाले लोगों को बिल्कुल खत्म करने के लिए, इन जंगलों को बिल्कुल साफ करने के लिए उनका संहार और शिकार करना शुरू कर दिया। और पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता भी दिया जाने लगा, ताकि बदले में उनके जो आदमी हैं वो अपना चाल चलन क्या रखें, ठीक रखें। और उनसे ये भी आशा की जाती थी कि वो अपनी बस्तियों में इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे और वे अपने लोगों को अनुशासन में भी रखेंगे। लेकिन बहुत से मुखियाओं ने भत्ता लेने से इनकार कर दिया, और जिन्होंने भत्ता ले लिया, जिन्होंने क्या कर लिया, उस भत्ते को स्वीकार कर लिया, तो वो अपनी समुदाय में क्या खो बैठे, सत्ता खो बैठे। क्योंकि वहां रहने वाले लोगों ने कह दिया कि आप लोगों ने तो हमें किसके अधीन कर दिया, अंग्रेजों के अधीन कर दिया, पैसे लेकर के हमें क्या कर दिया, बेच दिया। तो जब शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए जा रहे थे तब भी पहाड़िया लोग जो अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी हिस्से में चले गए, आगे तक खिसक गए। और इसीलिए जब बुकानन ने 1810-11 में सर्दियों में इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक था कि पहाड़िया लोग बुकानन को क्या देखेंगे, संदेह की दृष्टि से देखेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक अंग्रेज था, और अंग्रेजों ने जो है उनकी जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको छिन भिन कर दिया था। और उनके मन में ये धारणा ग्रहण कर गई थी, पहाड़िया लोगों के मन में ये शंका हो गई थी कि जो भी गोरी चमड़ी का व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो अपनी शक्ति का यहाँ पर क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा, और उसके जंगल और जमीन को क्या कर लेगा, छीन लेगा। उनके जीवन शैली और उनके जीवित रहने के जो संसाधन उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो वस्तुतः उन दिनों में उन्हें एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी, और वो क्या था, संथालों का आगमन।
ये संथाल बंगाल क्षेत्र में रहते थे। कहां रहते थे? बंगाल में। और जब इनकी काबिलियत का पता लगा अंग्रेजों को, तो उन्होंने क्या किया, संथालों को पहाड़िया लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल किया और उनको कह दिया कि आप जाकर के उन जंगलों की जो भूमि है उस पे जंगल साफ कीजिए और भूमि आपकी हो गई, और आप उस भूमि के ऊपर क्या कीजिए, खेती कीजिए। तो उन राजमहल की पहाड़ियों में किसको बसाया जाने लगा? संथालों को बसाया जाने लगा, जो किसके लिए बहुत बड़ा घातक परिणाम था? पहाड़िया लोगों के लिए। तो वो संथाल जो लोग थे वहां के जंगलों को सफाया कर रहे थे, इमारती लकड़ी काट रहे थे, जमीन को जोतते हुए और चावल और कपास उगाते हुए उनके इलाके में बड़ी संख्या में घुस आए थे। क्योंकि जो संथाल जो बासिंदे थे उन्होंने निचली जो पहाड़ियों के ऊपर कब्जा कर लिया, जो निचली पहाड़ी थी वहां पर उपजाऊ जमीन थी, तो पहाड़िया लोगों को क्या करना पड़ा? राजमहल की पहाड़ियों के अंदर भीतर तक जाना पड़ा, और भीतर गया तो वो क्षेत्र क्या था? शुष्क था। वो क्षेत्र क्या था? शुष्क था। वहां पर खेती करना क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। तो पहाड़िया लोगों को अपनी झूम खेती के लिए किसका प्रयोग करते थे? कुदाल का। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया लोगों का जीवन प्रतीक हम मानते हैं, तो हल जो है वो किसका प्रतीक था? संथालों का, उनकी शक्ति का। और हल और कुदाल के बीच में अब एक लंबी लड़ाई क्या हो गई? शुरू हो गई। और अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारे पास वर्ग आता है जिनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, वो कौन सा था? संथाल। अभी तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? पहाड़िया लोगों के बारे में पढ़ रहे थे, जो राजमहल की पहाड़ियों के स्थायी निवासी थे। और अब हम संथालों के बारे में पढ़ेंगे, जो वहां के अगुआ बासिंदे थे, यानी कि वहां आने वाले थे। तो बुकानन गुजरिया पहाड़ नामक एक स्थान पर 1810 में गया, और ये राजमहल की जो पहाड़ियों की श्रृंखला है उसको पार करने के बाद आगे का एक चट्टानी प्रदेश था, उस गांव के अंदर जब वो पहुंचा तो वहां एक बहुत पुराना गांव था और आसपास की जो जमीन थी उसके ऊपर खेती की जा रही थी। और वहां के भूदृश्य को जब उसने देखा तो उसे पता लगा कि मानव श्रम ने अपना समुचित उपयोग करके उस क्षेत्र की क्या कर दी है? काया बदल दी है, काया पलट कर दी है। काया बदल दी का मतलब है कि वनों को साफ कर दिया, भूमि को कृषि के अंतर्गत ले आए, उसके ऊपर फसलें लहलाना शुरू हो गई। तो बुकानन ने सोचा कि गुजरिया के अंदर अभी अभी क्या है, काफी जुताई हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि कुदाल जो होती थी उससे जमीन को गहरा नहीं खोदा जा सकता था, जबकि हल से क्या हो सकता था? जमीन की गहरी जुताई होनी शुरू होगी, उससे जमीन की नमी की जो मात्रा थी वो बढ़नी शुरू हो गई, और पौधों की जो जड़ें हैं वो गहरी मिट्टी तक क्या हो जाती थी? पहुंच जाती थी। तो जो जमीनी चट्टानी थी उस चट्टानी मिट्टी को हल के जरिए जो है बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर दिया। और बुकानन ने देखा कि यहां पर ये जो लोग तंबाकू की खेती करते हैं, किसकी खेती करते हैं? तंबाकू की और सरसों की। ऐसी सरसों उसने पूरे भारत में कहीं नहीं देखी। तो उसने देखा कि संथालों की जो कृषि क्षेत्र की सीमाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये इलाके 1800 के आसपास में जब यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या किया था? देखा था कि यहाँ पहाड़िया लोग थे, लेकिन संथालों ने पहाड़िया लोगों को यहाँ से मार करके भगा दिया और यहाँ के जंगलों को क्या कर दिया? साफ कर दिया। वहीं पर क्या हो गए? बस गए। अब ये प्रश्न यहाँ उठता है कि संथाल यहाँ कैसे पहुंचे? संथाल तो बंगाल में रहने वाले लोग थे, इनको यहां पर कौन लेके आया? इनको यहां पर कौन लेके आया? अंग्रेज लेकर के आए। किस लिए? पहाड़िया लोगों को यहां से भगाने के लिए। पहाड़िया जो लोग थे उनको यहां से क्या करने के लिए? भगाने के लिए बंगाल से संथालों को लाया गया था और यहां ला करके बसाया गया था। 1780 के दशक के आसपास ये बंगाल से यहां आना शुरू हो गए थे। और जमींदार जो लोग हैं अपनी खेती को नई तरीके से तैयार करना चाहते थे और खेती का विस्तार करने के लिए इनको भाड़े पे रखते थे, क्योंकि ये लोग बड़े ही मजबूत होते थे। इन लोगों के पास बहुत अधिक शक्ति होती थी और ये अपने हलों से बहुत ही ताकतवर जमीन को भी आसानी से क्या कर सकते थे? खोद सकते थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने भी जो है पहाड़िया लोगों को बस में करने के लिए, इनको स्थायी कृषि करने के लिए वहां पर बसाने में पहाड़ियों को असफल हो गए थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि पहाड़िया लोग क्या करें? स्थायी खेती करें, लेकिन अंग्रेज क्या हो गए? असफल हो गए। तो अंग्रेजों को यह लगा कि पहाड़िया जो लोग हैं वो जंगल को काटना सिर्फ उतना ही पसंद करते हैं जितना उसके लिए भरण पोषण की आवश्यकता को पूरी करता है। लेकिन उन्होंने जब संथालों से बात की तो उन्होंने कहा कि जंगलों से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, हम इन जंगलों को जितना मात्रा में चाहेंगे उतना ही क्या कर देंगे? काट देंगे। तो इसलिए संथाल जो है वो किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए? अंग्रेजों के लिए।
उन्हें लगा कि ये जो लोग हैं बड़े आदर्शवादी हैं, आदर्श बासिंदे हैं, और उन्हें जंगलों को सफाया करने में कोई हिचक नहीं है। वे भूमि को पूरी ताकत लगा करके क्या करते थे, जोतते थे। इसलिए क्या किया, अंग्रेजों ने एक भूमि सीमांकित कर दी, एक भूमि का क्या कर दिया, सीमांकन कर दिया। और वो भूमि क्या कहलाई, दामिने को, दामिन को, जो जंगल की जो जमीन थी उसको सीमांकित करके और उस जमीन का नाम रख दिया दामिन को। और वो जमीन किसको दे दी, संथालों को बसने के लिए दे दी। और ये कह दिया, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, वो जमीन जो संथालों को स्थायी रूप से बसने व खेती करने के लिए दी गई, जो कर मुक्त थी, क्या कहलाई, दामिन को। यानी कि जिस जमीन के ऊपर अंग्रेजों ने संथालों को ला करके बसाया, उस जमीन का मालिक उन्होंने किसको बना दिया, संथालों को। और कह दिया कि आप जो है इस जमीन के वनों को काट के इसे कृषि भूमि में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, और आपसे इस भूमि से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। इसी जमीन के भीतर ही आपको क्या करना है, रहना है, और यहीं पर हल चला करके आपको स्थायी क्या बनना है, किसान बनना है। और संथालों को जो दी जाने वाली भूमि का जो अनुदान पत्र था, उसके अंदर ये शर्त भी थी कि कम से कम जो भूमि उसको दी गई है उसको 10 वर्षों में उसका 1/10 भाग किसके अंतर्गत लेकर के आना है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। ये शर्त भी थी कि जो भूमि उसको सीमांकित करके दी गई है, उस भूमि को आने वाले 10 वर्षों में कम से कम आप उसके 1/10 भाग को साफ करके उसे किसके अंतर्गत ले आओगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ले आओगे। और इस पूरे क्षेत्र का बुकानन ने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, और उसका क्या तैयार किया था, एक नक्शा भी तैयार कर लिया था। और नक्शा तैयार करके इसके चारों ओर खंबे गाड़ दिए गए थे, और इसकी सीमा भी निर्धारित कर दी गई थी। और इसी मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों को पहाड़ियों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी कि जो पहाड़िया लोग थे उनको और संथाल जो लोग थे उनके बीच में जो ये सीमा निर्धारित की गई थी, इसने उन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। स्थायी कृषक अलग और पहाड़िया लोग अलग। लेकिन जो दामिने को का जो नामांकन हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे उपजाऊ मैदान था, वहां पर संथालों की बस्तियां बढ़नी क्या हो गई, शुरू। ये यहाँ बता रहा है, देखिए कि 1838 के अंदर 40 थी, और उसके बाद में 1851 में बढ़ के कितनी होगी, 1473। और संथालों की जो संख्या 1838 के अंदर 3000 थी, वो 1851 में बढ़ के कितनी होगी, 82,000 से अधिक होगी। और जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी के राजस्व में वृद्धि होती गई, उसकी तिजोरियां जो है भरती गई। 19वीं सदी के अंदर संथालों के जो गीत और मिथक है, उनमें भी उनकी यात्राओं के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख है कि किस प्रकार उन लोगों ने बहुत लंबी यात्रा की है, क्योंकि बंगाल से चले थे वो जंगलों को साफ करते करते, और राजमहल की पहाड़ियों को भी क्या कर गए थे, पार कर गए थे। तो संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य जमीन की खोज में बराबर अंत तक चलते रहते थे। लेकिन दामिने को के अंदर आकर के मानो उनके जीवन की यात्रा को क्या मिल गया, विराम मिल गया, क्योंकि यहां हर प्रकार के संसाधन मौजूद थे, और अब उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए किसकी जरूरत नहीं थी, जगह जगह पर भागने की जरूरत नहीं थी। और जब संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में बसे, तो पहाड़िया लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन संथाल लोग भी उतने ही ताकतवर थे, उन्होंने उतने ही ताकत से उनका प्रतिरोध किया, और पहाड़िया लोगों को घाटी के अंदर नीचे आने से उन लोगों ने रोक दिया, और उनको शुष्क भागों के अंदर क्या कर दिया, सीमित कर दिया। उसके रहन सहन, उसके जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और आने वाले समय में जो पहाड़िया लोग थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, गरीब हो गए, क्योंकि जो सर्वाधिक जो उपजाऊ जो जमीन थी वो अब उनके लिए क्या हो गई थी, दुर्लभ हो गई थी, क्योंकि उस जमीन के ऊपर तो अब किसका कब्जा था, केवल और केवल किसका था, संथालों का कब्जा था उसके ऊपर। तो अब जो पहाड़िया लोगों की जो खेती का जो तरीका था, झूम खेती, वो उसको अब सफलतापूर्वक नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि जंगल की जो खेती थी उसके लिए जो है जंगलों को साफ कर दिया गया था, जंगल जो थे उसको खेती के लिए साफ कर दिया गया। अब पहाड़िया लोग वहां पर शिकार भी नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत क्या था, संथाल लोगों ने पहले वाली जो खानाबदोश की जिंदगी थी वो उन्होंने त्याग दी, वो एक स्थान पर क्या हो गए, स्थायी रूप से बस गए। ये प्रश्न आ जाता है कई बार
कि दामिने को ने जो है संथालों की जो जिंदगी है उसको कैसे बदल दिया। तो उनकी जिंदगी खानाबदोश से क्या होगी, स्थायी होगी। अब उन्होंने क्या किया, वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे, व्यापार करना शुरू कर दिया, साहूकारों के साथ लेन देन करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, संथालों को अब ये महसूस होने लगा था, क्या महसूस होने लगा था, कि जिस भूमि के ऊपर वो खेती कर रहे हैं वो उनके हाथों से निकल रही है। क्यों निकल रही है? अंग्रेजों ने पहले तो ये बात कही थी कि उस भूमि के ऊपर कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब उस भूमि के ऊपर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, कर लगा दिया। और वो भी क्या लगा दिया, भारी कर। दूसरा क्या था, साहूकारों का ऋण। साहूकारों से इन्होंने खेती करने के लिए क्या ले लिया था, ब्याज के ऊपर पैसा ले लिया था। अब कृषि की जो कीमतें थी उपज की, वो क्या हो रही थी, गिर रही थी। इस कारण वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, तो वो किसी भी सूरत के अंदर उस जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तो जमींदार लोग हैं वो दामिन को की जो जमीन है उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर रहे थे, क्योंकि जमींदारों ने उन्हें ला करके यहां बसाया था। तो 1850 के दशक तक आते आते संथाल अब ये महसूस करने लग गए थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार के निर्माण करने के लिए, जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों और साहूकारों और औपनिवेशिक राज के जो अधिकारी है उन्होंने क्या कर दिया है, उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि संथालों ने अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ विद्रोह कब किया, तो 1855-56 में संथाल के परगने का निर्माण कर दिया, और जिसके लिए 5500 वर्ग किलोमीटर का भागलपुर और वीरभूम का क्षेत्र क्या किया गया, इन जिलों में मिलाया गया। और औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसी की एवज के अंदर क्या हुआ था, संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बुकानन का विवरण, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।